गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दिलीप शास्त्री, जीनियस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिलीभंगा से। विद्यार्थियों, कल हमने जनसंख्या का सेकंड पार्ट पढ़ा था, जिसमें जनसंख्या घनत्व और इसके विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की थी। आज हम जनसंख्या की आयु संरचना विशेष है उस पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, आयु संरचना क्या है? आयु संरचना का क्षेत्र विशेष क्या है? हम ये कह सकते हैं आयु संरचना विशेष है वो एक जनसंख्या का एक ऐसा पार्ट है जिसमें जनसंख्या है उसको अलग अलग भागों में बांटती है। प्रत्येक राष्ट्र विशेष है, कोई भी राष्ट्र है, उसको जनसंख्या विशेष के जो विभाजन है वो आयु संरचना के आधार पर विभाजन किया जाता है। तो 3 भागों में विभाजन किया जाता है। पहला है बच्चे, दूसरा है वयस्क, तीसरा है वृद्ध। बच्चे हैं वो 15 साल से कम आयु के क्षेत्र में आते हैं या एक सीमा में आते हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते। इनको भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य संबंधी सुविधा सभी की आवश्यकता होती है, लेकिन ये खुद इस चीज़ विशेष है या वस्तु विशेष है उसका उत्पादन नहीं कर सकते, लेकिन क्रियाशील ज़रूर होते हैं थोड़ा बहुत। उसके बाद में वयस्क होते हैं, वो 15 से 59 वर्ष की आयु सीमा के अंदर आते हैं। ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील व जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं। यह जनसंख्या का कार्यशील वर्ग माना जाए, अति कार्यशील माना जाता है, और ये स्वास्थ्य, भोजन, वस्त्र आदि वस्तु विशेष हैं, उनकी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कर सकते हैं और करवा भी सकते हैं। उसके बाद में वृद्ध आते हैं जो 59 वर्ष से अधिक आयु सीमा के होते हैं, और ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील व अवकाश प्राप्त हो सकते हैं, यानी आर्थिक रूप से उत्पादनशील या अवकाश प्राप्त हो सकते हैं। ये स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के द्वारा उनकी नियुक्ति नहीं होती। कहने का मतलब ये 59 वर्ष के बाद में वो उनमें जो उत्पादनशीलता है उसकी कमी धीरे धीरे आने लग जाती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये सेवानिवृत्त होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये अपने आवश्यकता अनुसार कार्य कर सकते हैं, बाकी इन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होता। उसके बाद में बच्चे व वृद्ध का जो प्रतिशत है वो देखा जाए तो कितना है। वयस्क होते हैं वो 58.7%, यानी भारत के अंदर आयु संरचना की बात करें तो भारत के अंदर जो वयस्क होते हैं वो 58.7% है, वृद्ध 6.9% है, और बच्चे 34.4%। ठीक है। आयु विशेष के अंदर बच्चे व वृद्धों का प्रतिशत जनसंख्या आश्रित अनुपात को प्रभावित करता है। बच्चे तर वृद्ध है उसका प्रतिशत है जनसंख्या के आश्रित अनुपात को प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये समूह उत्पादन तक नहीं होती है। भारत की जनसंख्या इन तीनों समूह के उत्पादों को 6 नामक चित्र उसके अंदर दर्शाया गया है। जो हम देख सकते हैं इस चित्र के अंदर दिखा रखा है। ये चित्र जो रेड कलर का दे रखा है ये वयस्क विशेष में है, जो येलो कलर का दे रखा है ये बच्चे विशेष के अंदर आते हैं, और बाकी वृद्ध के अंदर। ये इन 3 भागों में डिवाइडेशन कर रखा है। उसके बाद में हमारा आता है लिंगानुपात। क्या आता है? लिंगानुपात। लिंगानुपात में क्या आता है कि महिला पुरुष ये कितने हैं, और लिंगानुपात किस विशेष के रूप में देखा जाता है तो कहा है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। यानी 1000 पुरुष है उस पर कितनी महिलाएं हैं, और या कह सकते हैं महिलाओं और पुरुष से 1000 है उनमें दोनों में जैसे तुलना की जाए तो वो लिंगानुपात के अंतर्गत आता है। यह जानकारी किसी समय या किसी क्षेत्र विशेष के जो निर्धारित क्षेत्र है उसके अंदर समय सीमा है उसके अनुसार उसका विभाजन किया जाता है। तो यह जानकर किसी भी दिए गए समय में समाज के पुरुष व महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। देश में लिंगानुपात प्रायः महिलाओं के पक्ष में नहीं होता। ऐसा क्यों होता है इसका पता लगाइए। भी यहाँ देखा जाए तो पुरुषों की संख्या ज़्यादा दिखाई जाती है हर कहीं, और महिलाओं की संख्या कम होती है। इसका कारण क्या है? इसके कारण ज़्यादातर सामाजिक कुरीतियाँ कुछ है, जिसके कारण से जो पुरुष प्रधान बनता जा रहा है देश है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये सामाजिक सरोकार या अपने सामाजिक प्रक्रिया उसको आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं का योगदान भी बहुत ज़्यादा होता है, और एक समाज विशेष है उसमें एक शिक्षित या अपने कह सकते हैं महिला विशेष है उसका योगदान बहुत ज़्यादा माना जाता है। ऐसा क्यों है? इसका
हम पता लगा सकते हैं कि भी यहाँ महिलाओं का पक्ष भारी क्यों नहीं है, या आपने कह सकते हैं महिलाओं का जो अनुपात है वो ज़्यादा क्यों नहीं है। लेकिन 1951 में 2001 के बीच में लिंगानुपात को सारणी 6.2 में दिखाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि 1951 के अंदर जो प्रति 1000 पुरुषों के पीछे देखे जाए तो 946 महिलाओं की संख्या दर्शाई गई है, और 2001 के अंदर 933। इसका मतलब ये अनुपात है वो घटता जा रहा है, दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। लेकिन 1991 में और 2001 के अंदर देखा जाए तो कुछ 4 जो संख्या हैं वो बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है कि 1991 के अंदर 929 है और 2001 के अंदर 903 है। हम ये भी कह सकते हैं कि केरल के अंदर क्या है, महिलाओं का अनुपात ज़्यादा है। ठीक है, पांडिचेरी में भी ठीक है, और दिल्ली में भी तो वो सबसे देखा जाए तो 821 ही माना जाता है, और हरियाणा के अंदर 861 माना जाता है। इसका मतलब ये है कि दिल्ली और हरियाणा है उसमें महिलाओं की 1000 पुरुषों के प्रति जो संख्या है वो बहुत ही कम है, यानी जो भारत की अनुपात है उससे भी कम माना जाता है। साक्षरता दर क्या है भी, भारत के अंदर जो साक्षरता प्रतिशत कितना है। साक्षरता की जैसे देखा जाए तो जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण माना जाता है, क्योंकि साक्षर होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि एक राष्ट्र को उन्नति के पथ पर ले जाने के लिए, हर एक व्यक्ति का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है। यानी अपने समाज से संबंधित है, या अपने कैसे घर से संबंधित है, या देश से संबंधित है, जो भी निर्णय लिए जाते हैं तो शिक्षा या बुद्धिमत्ता से निर्णय लिया गया ही साकार हो सकता है। ठीक है, इसलिए शिक्षित होना हर व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और कहा गया कि शोध व विकास के कार्यों भी कर सकता है वो शिक्षित हो तो। साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक प्रगति एक गंभीर बाधा मानी जाती है। साक्षरता स्तर है वो यदि हम कह सकते हैं कम हो तो आर्थिक प्रगति में एक गंभीर बाधाएं मानी जाती है, क्योंकि वो न तो देश के, न समाज के, न खुद के, न परिवार विशेष के को आगे नहीं बढ़ा सकता, विकसित नहीं कर सकता। 2001 की गणना के अनुसार देखा जाए तो एक व्यक्ति की आयु 7 वर्ष है उससे अधिक जो किसी भी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है उसे साक्षर श्रेणी में माना जाता है। आजकल तो क्या थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो, अपना नाम लिखा हो तो वो साक्षर श्रेणी में आता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो कौन से स्कूल में गया नहीं, लेकिन घर पे भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। और कुछ टाइम पहले प्रौढ़ शिक्षा विशेष है उसका भी भारत सरकार, राज्य सरकार के द्वारा संचालन हुआ था। जो पढ़ नहीं सकते थे या जो स्कूल में जिसने दाखिला नहीं लिया, एडमिशन नहीं लिया और उनकी उम्र काफ़ी गुजर गई है, तो उनको एक प्रौढ़ शिक्षा एक योजना विशेष है उसके तहत तो शिक्षा दी जाती थी। बुज़ुर्ग है, वयस्क विशेष है, वो शिक्षा वहाँ से प्राप्त कर सकते थे। भारत की साक्षरता स्तर पर धीरे धीरे सुधार हो रहा है। अब कुछ पिछले 10 सालों से ऐसा लग रहा है कि वास्तव में कुछ सुधार हुआ है, क्योंकि ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इस पर काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य विशेष है उसको अंजाम दे रहे हैं, और अपने ये भी कह सकते हैं कि बहुत अच्छी योजनाएं विशेष है, या अपने कह सकते हैं कि लोगों को जागरूक विशेष कर रहे हैं। तो साक्षरता दर 2001 के अंदर कितनी 64.84%, जिससे पुरुषों की साक्षरता कितनी थी 75.26% थी, महिलाओं की कितनी थी 53.67% थी। इतना अंतर बहुत ज़्यादा। देखो पूरे भारत की साक्षरता दर कितनी है 64.84% थी, और पुरुष की कितनी थी 75.26%, लेकिन महिलाओं की कितनी थी 53.67% थी। यानी महिलाएं जो पुरुषों से काफ़ी पिछड़ी हुई प्रतीत हो रही है शिक्षक के क्षेत्र में। ठीक है, अब व्यावसायिक संरचना क्या है कि आर्थिक रूप से क्रियाशील जो जनसंख्या प्रतिशत है वो कितना है, और विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक ही माना जाता है कि कितने लोग क्रियाशील हैं, कितने बेरोजगार हैं, कितने लोग व्यवसाय विशेष कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये सारी की सारी उस पर निर्भरता रहती है कि जनसंख्या को किस प्रकार से डिवाइडेशन किया जाता है। तो व्यावसायिक क्षेत्र विशेष है उसमें भी इसका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो क्या विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। किसी भी देश में विभिन्न व्यवसायों को करने वाले विभिन्न लोग होते हैं, यानी अनेक प्रकार के व्यवसाय होते हैं, और अनेक प्रकार के लोग उनको अलग अलग प्रकार से करते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ खेती विशेष है, कुछ अपने कह सकते हैं कि जो फैक्ट्री विशेष लगा करके या अपना व्यवसाय करके,
और अपने तृतीय श्रेणी, फर्स्ट श्रेणी, ये अलग अलग डिवाइडेशन किया जाता है। पशुपालन विशेष में माना जाता है और अपने के परिवहन क्षेत्र माना जाता है और अन्य विशेष जो कार्य करते हैं वो अलग अलग डिवाइडेशन किए जाते हैं। तो कहा किसी भी देश की व्यवसाय करने की विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं और व्यवसाय को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। प्राथमिक में क्या है, कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण व मछली पालन तथा खनन आदि क्रिया शामिल है। और द्वितीय में क्या है कि जो उद्योग, भवन निर्माण कार्य आदि होते हैं। तृतीय में क्या है, परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन व सेवाएं आदि शामिल होती हैं। विकसित व विकासशील देश में विभिन्न क्रियाकलापों कार्य करने के लोगों का अनुपात अलग अलग होता है। यानी विकसित व विकासशील देशों के विभिन्न क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों हैं उनका अनुपात अलग अलग होता है। तो विकसित देशों में द्वितीयक व तृतीयक क्रियाकलापों करने वाले लोगों की संख्या अनुपात अधिक होती है। और अपने ये कह सकते हैं कि भारत में कुल जनसंख्या कितनी है, 64% भाग केवल कृषि पर कार्य निर्भर करता है। 64% लोग हैं वो कृषि पर निर्भर करते हैं। और द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, क्रमशः 13 और 20% है। यानी द्वितीय श्रेणी जो द्वितीय क्षेत्र विशेष है उसमें 13% है, तृतीय में 20% है। वर्तमान समय में बढ़ते औद्योगिकरण और शहरीकरण वृद्धि होने के कारण से द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में व्यवसाय में परिवर्तन हुआ है, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ माना जाता है। और इसके बाद में स्वास्थ्य संबंधित है कि जो भी विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, स्वास्थ्य एक ऐसा है जो विकास कार्य है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अब अपने ये कह सकते हैं कि सरकारी कार्य में निरंतर प्रयास के द्वारा ही भारत की जनसंख्या स्वास्थ्य स्तर पर महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। क्योंकि मृत्यु दर कितनी है और जन्म दर कितनी है, तो मृत्यु दर जो 1951 में प्रति 1025 थी और 2001 में घटकर कितनी रहेगी, 8.1% रहेगी। यानी काफ़ी सुधार हुआ है। इसका मतलब जन्म दर बढ़ती, मृत्यु दर घटती जा रही है। औसत आयु जो 1951 में 36.7 वर्ष की थी बढ़कर 2001 में 64.6% या 64.6 वर्ष हो गई है। महत्वपूर्ण सुधार बहुत से कारकों जैसे जन स्वास्थ्य, संक्रमण बीमारियों से बचाव, रोगों के इलाज में आधुनिक तकनीक के उपयोग से परिणाम स्वरूप हुआ है। आज हम देख सकते हैं कि जो कोविड चल रहा है यानी कोरोना महामारी चल रही है, इसमें देखा जाए तो यहाँ मृत्यु दर बहुत ही कम है। विश्व की जनसंख्या देखा है ना, वहाँ जिस प्रकार से इसका कोरोना है उसकी मृत्यु दर ज़्यादा है, लेकिन भारत में तो बहुत ही नगण्य है। यानी सुधार बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन हालांकि इसकी वैक्सीन नहीं बनी, फिर भी सुधार कई प्रकार से किया जाता है। छोटी मोटी प्रक्रिया विशेष है, या आपने कह सकते हैं कि जो दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध है, या आपने कह सकते हैं स्वास्थ्य विशेष से सचेत होकर के इस पर महामारी पर बहुत अधिक रूप से मतलब अपने कह सकते हैं कि काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं बचाने के लिए। तो इस कारण से कह सकते हैं मृत्यु दर बहुत ही कम है। तो महत्वपूर्ण सुधार में कार्यक्रम जैसे जन स्वास्थ्य, संक्रमण बीमारी से बचाव, रोगों का इलाज आधुनिक तकनीक के प्रयोग से परिणाम स्वरूप हुआ है। और अपने कह सकते हैं कि अनुशंसित स्तर को भी काफ़ी कम किया है उन्होंने। ठीक है। इसके बाद किशोर जनसंख्या। भारत में जनसंख्या सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसकी किशोर जनसंख्या का आकार है। भारत की जनसंख्या सबसे महत्वपूर्ण लक्षण उसकी किशोर जनसंख्या पर आकार है। और यह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। भारत की जितनी भी जनसंख्या उसका 5वां भाग माना जाता है। और किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता बच्चों वयस्कों से अधिक होती है। किशोर होते हैं उनके लिए पोषक तत्व, क्योंकि उस समय क्या उनका शरीर का विकास होता है, और विकास होता तो ये अपने कह सकते हैं कि उनके पोषक तत्व विशेष है उसकी आवश्यकता काफ़ी पड़ती है। और कुपोषण से इसका स्वास्थ्य खराब भी हो सकता है, और विकास उसके शारीरिक मानसिक रूप से विकास होता है उस पर काफ़ी प्रभावी पड़ सकता है। ठीक है। जनसंख्या, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति क्या है, तो कहते हैं परिवार के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य व कल्याण को सुधारा जा सकता है। ठीक है। और जिस प्रकार अपने कह सकते हैं कि इनके तथ्य विशेष है, जैसे तथ्य विशेष को भी ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार व सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में कई वर्षों से नियोजित कार्यक्रमों को परिणाम देते हैं। यानी अपने ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विशेष है उसको, और हमारी जनसंख्या नीति है उसको ध्यान रखते हुए भारत के जनसंख्या नियंत्रण के लिए, जनसंख्या नियंत्रण उसके लिए एक विशेष नियोजन, परिवार कल्याण नियोजन है उसका प्रारंभ किया गया था। जिससे क्या है कि हमारी जनसंख्या उस पर नियंत्रित किया जा सके, साथ में क्या है जो जनसंख्या नीति है वो भी लागू हो सके।
और जनसंख्या नीति 2001 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, शिशु दर है, मृत्यु दर है उसके प्रति 1000 में 30 से कम करने, तो व्यापक स्तर पर टीकारोधी और बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों को शादी में उम्र में बढ़ाने आदि अनेक प्रकार के परिवार नियोजन कार्यक्रम है वो केंद्र द्वारा चलाए गए थे। जनसंख्या नीति 2000 और किशोर, ये क्या है? तो जनसंख्या नीति और 2000 और किशोर इससे संबंधित है। कहते हैं कि राष्ट्र नीति 2000 और किशोरों की पहचान संख्या के उन प्रमुख भागों में से एक मानी जाती है। जिस प्रकार बहुत से जो नीति विशेष है उस पर ध्यान देने के लिए पोषण आवश्यकताओं की अतिरिक्त नीति की वांछित या फिर अपने कह सकते हैं कि खाद्य पूरक पोषक सेवाएं, बाल विवाह आदि को ध्यान में रखते हुए जो किशोर विशेष है उसकी संरक्षण या उसकी जो आवश्यक विशेषताएं हैं उसको देने के लिए पूर्ण जोर दिया गया है। किसी भी राष्ट्र के लिए वहाँ के लोग बहुमूल्य संसाधन होते हैं और अपने कह सकते हैं कि एक शिक्षित एवं स्वास्थ्य जनसंख्या की कार्य क्षमता और या कार्यशैली के रूप में प्रदान करती है। ठीक है, तो इससे संबंधित आज हमने ये लेसन पढ़ा जो जनसंख्या से संबंधित अपनी जानकारी जितनी प्राप्त की उसको क्वेश्चन दे रखे हैं, नीचे अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं, ये भी कीजिए और साथ में अन्य क्वेश्चन दे रखे हैं वो भी कीजिए, ताकि क्या है इस अध्याय विशेष है उसकी पाठ्य सामग्री है या अपने कह सकते हैं पढ़ा गया है उसका मूल्यांकन किया जा सके और मूल्यांकन के साथ साथ में जो गृह कार्य है वो भी पूर्ण हो सके। नमस्ते, धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को आज का लेसन ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए। कल हम नवीन लेसन का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही।